हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो देखिए, कई बार आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब अगर अटेंड करी हो अच्छे से, तो वहां पर आपने बीजेटी, ओपेम, मॉसफेट, आईजीबीटी, बहुत सारे आपने क्या होंगे डिवाइसेस देखे होंगे, और देख के आपने वहां पर अपना जो सीआरओ होता है उस पर वेवफॉर्म का पैटर्न देखा होगा, और आपने बहुत सारी रीडिंग्स ली होगी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी। देखिए, आपने कुछ कुछ ग्राफ बनाए होंगे अपनी ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की लैब में। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने सर ईडीसी तो हमें सिलेबस में नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर में ईडीसी जरूर होता है, चाहे गेट एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने तो डेफिनेटली देखा होगा क्योंकि ईडीसी उनके सिलेबस में है। ठीक है। तो देखिए, आप क्या करते हैं, जब भी उसका रिस्पॉन्स निकालते हैं तो सपोज करिए आपका जो मीटर होगा करंट सपोज करिए करंट मेजर कर रहे हैं आप, और इधर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करके आप करंट मेजर कर रहे हैं, और जो मीटर होता है आपका करंट का वो हमेशा हमें आरएमएस वैल्यू देता है। ठीक है। बट क्या होता है, वो जो ग्राफ को प्लॉट करके जब हम टीचर के पास ले जाते हैं, टीचर बोलते हैं ये गलत ग्राफ है, आप इसको डीबी में कन्वर्ट करके लाइए। काय में? डीबी में कन्वर्ट करके लाइए। डीबी का मतलब है डेसिबल। डीबी का मतलब है डेसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक कॉमन रेफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल की दुनिया में कॉमन रेफरेंस पर यूनिट को बनाया दिया जाता है पावर सिस्टम में, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो आपका एम्पलीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डेसिबल। तो वो बोलते हैं कि इसको आप डेसिबल में जब कन्वर्ट करके लाएंगे तो यहां पर वैल्यूज में जो एक्चुअल वैल्यूज है और डेसिबल वाली वैल्यूज है उसमें हल्का सा स्लाइटली वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन के हिसाब से अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है। और फिर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ये इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे, ये तो मैं अभी एक्चुअल उस पे कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर ये जो पीक वैल्यू आ रहा है, पीक, क्योंकि करंट सीरीज आरएलसी पढ़ रहे हैं, सीरीज आरएलसी में मैंने बताया था कि करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट क्या होगा, क्योंकि इंपीडेंस बहुत कम है, करंट मैक्सिमम है ना करंट, तो इसलिए मैक्सिमम पीक वैल्यू कहां आया है, यहाँ पे रेजोनेंस पे आया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आया है। तो हम ये बोल देंगे कि यहां पर है आपका मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कहां पे है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद इस एक्चुअल एम्पलीट्यूड को √2 टाइम्स, मतलब 1/√2 टाइम्स डाउन कर देंगे। कितना डाउन कर देंगे हम लोग, 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम का बाय √2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स अगर हम लोगों ने कर दिया, डाउन कर दिया, तो इसका मतलब जब ये एम्पलीट्यूड दो फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, और ये जो पहला कटिंग होगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जो कम है उसको बोलेंगे हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1। ω1 भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और ω1 भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L फॉर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पर आपका जो मैक्सिमम वैल्यू उससे 1/√2 टाइम, 1/√2 टाइम्स ही क्यों लिया, अभी आपको मैं रीजन बताता हूं। ठीक है, 1/√2 टाइम्स, और यहां पे जब कटिंग करी तो ये हो गया आपका लोअर हाफ बोल सकते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अबव गया सेम एम्पलीट्यूड, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी आपकी, WH या फिर W2। ठीक है, इसको बोल देंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ये सारी के सारी। अब सपोज करिए यहां पर क्या हुआ कि ये तीन नाम बोले जाएंगे, है ना, समझ में आ गया क्या हुआ। तो W1 के तीन नाम है, एक तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये समझ में आ गया, लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी, अभी समझ में नहीं आओगे 3dB फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, अभी समझाता हूं। इसको एक और नाम से बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूं। सिमिलरली W2 को अगर मैं देखूं तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर अपर 3dB फ्रीक्वेंसी, या फिर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब आपका डाउट होगा कि सर बाकी सारी चीजें तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा, धुंधला। ठीक है, तो ये आपने बनाया, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बना दिया, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/√2 टाइम से बना दिया, WL और W2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी रेंज को, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को बोलते हैं बैंडविड्थ। इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बोलेंगे बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला सिंपली W2 - W1। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा प्रॉपर तरीके से, ये तो अभी हमारा सिंपल ग्राफ को देखते हुए बैंडविड्थ कैसे लिख सकते हैं वो बताया।
चलिए अब एक एक करके सारी परत निकालते जाते हैं और सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले 3dB और हाफ पावर का मतलब क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए हाफ पावर का मतलब, थोड़ी देर के लिए मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं, यहां पे पावर का फॉर्मूला लिखूं तो P इक्वल टू क्या होता है I²R। P इक्वल टू क्या है I²R। और आपको पता है देखिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बात करें अगर हम लोग, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो कितना है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। और अब मैं इसको, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं तो ये P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा I मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। इसका मतलब है ना, नॉट √2, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि √2 का तो ये पूरी की वैल्यू यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और √2 का स्क्वायर तो 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा I²R मैक्सिमम, तो मतलब पावर, मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2। मतलब पावर क्या हो गया आपका, पावर हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे जो पावर है वो आपका हो गया हाफ, पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे मेरा टॉपिक, मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे बहुत डिटेल वर्जन में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हाफ पावर, 3dB, इनको बहुत डिटेल में ब्रिज किशोर सर ने कवर किया है। ठीक है, बट फिर भी मैं नेटवर्क में आ रहा है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 3dB का मतलब क्या है, देखो 3dB का मतलब क्या है कि जो हमने 1/√2 टाइम्स डाउन किया था ना, उसको असल में 0.707 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि डीबी में अगर चेंज करना है करंट या फिर वोल्टेज को, अगर डीबी में चेंज करना है तो हम लिखते हैं 20 log 0.707। तो इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 3 dB के बराबर आ जाएगा, 3 dB के बराबर आ जाएगा। और आई थिंक माइनस में आएगा, तो इसलिए लोअर है वो, है ना, डाउन किया है इसका मतलब। तो 3, ये dB का मैंने गलत बना दिया, B कैपिटल है, D और B। ठीक है, तो 20 log समथिंग ये वाला हो गया, तो इससे आया है हमारा 3 dB। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, 3 dB, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इतना समझ में आया। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ कि अगर पावर को, देखो कई बार ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आपको काम आएगा कि वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को अगर डीबी में चेंज करना है तो 20 लॉग करेंगे, बट पावर की क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो 10 लॉग करते हैं ना, 10 लॉग पावर। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन नॉन गेट एग्जामिनेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, चलिए तो हाफ पावर और डीबी, 3 dB का मतलब समझ में आया कि जो हमारा एम्पलीट्यूड डाउन हुआ है 1/√2 टाइम्स से, तो उसको जब डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये असल में 3 dB लोअर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत ज्यादा, और हाफ पावर का मतलब भी आपको समझ में आ गया, बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं जाना है क्योंकि नेटवर्क में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का जैसा कि मैंने बताया वैसे ही मैंने डेफिनेशन लिख दी, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द गेन ऑफ दिस सिस्टम, ये जो डीबी में था ये गेन हो गया, गेन ऑफ दिस सिस्टम और सर्क्यूट इज रिड्यूस्ड टू 1/√2 टाइम्स। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपका जो रिड्यूस होकर 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, जहां पर आपका गेन 70.7% हो गया आपका रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस होके 70.7 पे आ चुका है ना, रिड्यूस बाय नहीं, टू, रिड्यूस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपका बैंडविड्थ। ठीक है, समझ में आ गया, ग्राफ से आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलो अब हम लोग थोड़े से अब बैंडविड्थ को बहुत प्रॉपर तरीके से W1 और W2 कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पूरा सर्किट को एनालिसिस, RLC जो नेटवर्क है हमारा उसको एनालिसिस करके W1 और W2 की वैल्यू निकालेंगे एक्चुअल इन द फॉर्म ऑफ R, L और C, और फिर हम लोग इन दोनों को यहां पे रखेंगे W1 और W2, और जब फिर हम लोग देखेंगे कि बैंडविड्थ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, जल्दी से फटाफट कर देते हैं। तो देखो आपको मैं दो चीजें बताता हूं कि अगर मैं बात करूं रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस रेजोनेंस पे क्या हो रहा होगा वो देखते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना। रेजोनेंस पे आपको दो तीन चीजें हैं, एक तो करंट जो है आपका ये हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय, या एक काम करते हैं V बाय जेड, सॉरी I इक्वल टू V बाय जेड लिखे, और Z क्या होता है रेजोनेंस पे, Z होता है रेजोनेंस पे Z इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V बाय R हो जाएगा।
और अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं cos फाई तो ये हो जाएगा हमारा r बाई जेड, और z की जगह r है, r पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यूनिटी, तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है रेजोनेंस पे, ऑलरेडी हमें पता है, एक बार और लिख दी मैंने आपके लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। ये मैंने क्यों लिखी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दो जगहों पे। ये तो रेजोनेंस की बात हो गई। अगर मैं ग्राफ पे जाऊं वापस से, तो मैंने दो चीजें करी है कि एक तो मैंने रेजोनेंस के ऊपर आपको बता दिया है कि असल में हमारा करंट वगैरह, अब करंट क्या है आपका, देखो रेजोनेंस पे आपका करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट है ना, I इक्वल टू आई मैक्स, करंट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं हम लोग कि यहां पे जो ग्राफ है हमारा, कहां गया हमारा, ये रहा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे इस पोजीशन पे कि ये हमारा कौन सा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे करंट क्या है आपका, I मैक्सिमम बाय √2 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देखा, अब हम लोग किस पे देख रहे हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम बाय √2 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि I को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I को लिख सकता हूं वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे Imax को मैं क्या बोल सकता हूं, Imax को अगर मैं लिखूं तो यहां पे Imax क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं Imax अगर लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जैसे Imax इक्वल टू कितना है, V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी, V बाय R है। तो मैं क्या कर रहा हूं, I इक्वल टू Imax बाय √2, ये तो हमारा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हुआ, बट इस Imax की पर्टिकुलर वैल्यू देखूं तो V बाय R हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आएगा कि यहां पर अगर मैं कुछ कैंसल आउट कर दूं अगर, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाय Z इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R√2। तो इसका मतलब इसको मैं पलट दूं और V से V कैंसिल कर दूं तो ये आ जाएगा आपका Z इक्वल टू √2 टाइम्स R। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशन है, क्योंकि आप देखो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था, इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो रहा था, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था, इंपीडेंस इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी कई बार थ्योरी में पूछा जाता है, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द इंपीडेंस इज, या इंपीडेंस विल बी √2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है, हाफ पावर को भी इधर ही लिख देता हूं नीचे की साइड में। ठीक है, हम लोगों ने दो कंडीशन मैच करी, जिसमें हमारा हाफ पावर था और हमारा रेजोनेंस था। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा भी कर सकता हूं चाहूं तो, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग यूज कर पाए। चलो ठीक है, समझ में आ रहा हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या है, थोड़ी देर के लिए हम लोग का जो इंपीडेंस है Z इक्वल टू √2, इसी को आगे बढ़ाते हैं ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका एक जनरलाइज कंडीशन लेते हैं कि Z इक्वल टू हमारा, Z इक्वल टू है ना, Z इक्वल टू ये हमारा क्या है, √2 इंटू R है। तो Z को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R प्लस J XL माइनस XC, कुछ रहा होगा ऐसा जनरलाइज। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस √2 इंटू आर को अगर थोड़ा सा रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, R प्लस माइनस जे आर। देखो इसका एम्पलीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √R² प्लस
आर स्क्वायर, इसका मतलब 2r स्क्वायर, तो 2 अंदर ही रह जाएगा और r बाहर निकल आ जाएगा। तो √2r को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यही निकल के आएगा, है ना। चाहो तो आप करके सकते हो कि r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। कंपेयर करूं अगर मैं, तो यहां पे आपको कंपैरिजन किसका कर रहा हूं मैं, इमेजिनरी पोर्शन का कंपैरिजन करूं। इमेजिनरी पोर्शन का कंपैरिजन करूंगा तो यहां से एक चीज निकल के आएगी, ठीक है, कि ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू प्लस माइनस रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो यहां पर एक और थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो नेट रिएक्टेंस है, वो किसके बराबर है, नेट रिएक्टेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। किस पे है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस रेजिस्टेंस क्यों है, कैसे है, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ के सर्क्यूट्स की पॉसिबिलिटी पे। कभी एक्सएल बड़ा होगा तो अलग चीज होगी, एक्सी बड़ा होगा तो अलग चीज होगी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां तक ये चीज क्लियर है आपको कि ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोगों ने लिखी यहाँ पे, थ्योरी पॉइंट्स। एक तो इंपीडेंस इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नेट रिएक्टेंस किसके बराबर है, प्लस माइनस रेजिस्टेंस के बराबर है। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे जमा देता हूं। अब देखिएगा 1 बाय 1। अब सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज तो क्या है हमारी, दो है, ω1 और ω2। अभी मैं किस पे बात कर रहा हूं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। लोअर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ω1 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा है ना, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, ω1 है, और ω1 क्या है, लेस देन ω0, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है। और आपको पता है कि सीरीज आरएलसी सर्क्यूट में बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, याद है। एंड पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर याद आया कुछ, वो टेबल बनाई थी ना मैंने कि बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा, हमेशा पॉजिटिव मानूंगा थोड़ी देर के लिए। और यहां पे मैं क्या कर, देखो दोनों तरीके हैं, या तो मैं इसी से जाऊं और माइनस रेजिस्टेंस मान लूं, बट मैं क्या करूंगा दोनों ही केस में, चाहे लोअर और अपर दोनों फ्रीक्वेंसीज में रेजिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, हमेशा पॉजिटिव लेके चलूंगा। सिर्फ यहां पे चेंजेस कर दूंगा, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से यहां चेंज कर दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारी किताबों में एक्सएल माइनस एक्सी और माइनस रेजिस्टेंस से भी कर रखा है, बट मैं क्या करूंगा, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से ही जाऊंगा। और यहां पे मुझे लगता है कि एक्सी बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये रिलेशन ले जाऊंगा, क्योंकि जो बड़ा होगा एक्सी, रेजिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कर लूंगा, ठीक है, और एक्सी ग्रेटर देन है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर दूंगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं माइनस एज्यूम करूं, माइनस रेजिस्टेंस एज्यूम कर लूं, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये भी रिलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसी श्रद्धा भक्ति आपकी। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं कि आर को भी इस साइड इसको खोल देते हैं, तो 1/ωc, ठीक है, और माइनस ω_L, और रेजिस्टेंस को भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो ओमेगा ये सारे के सारे ω1 है, क्यों, क्योंकि इसकी बात हो रही है एट ω1 पे बात हो रही है, तो सारे जितने ओमेगा है कौन से, ω1 है, ठीक है। चलो तो ये ω1 लगा देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस ω1 का स्क्वायर LC माइनस ω1 RC, ठीक है, एलसीएम ले लिया है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर LC, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ω1 RC माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां पर अब मैं क्या कर देता हूं
यहां पर मैं LC से डिवाइड कर देता हूं, LC से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर, LC गायब हो जाएगा, प्लस और यहां से LC से डिवाइड, C से C कैंसल, तो R बाय L ओमेगा 1 माइनस 1 बाय LC, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और यहां से ओमेगा 1 अगर मैं लाऊं तो माइनस बी मतलब माइनस R बाय L प्लस माइनस बी स्क्वेयर मतलब R बाय L का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस 4AC, तो माइनस पहले से है C में, तो माइनस माइनस प्लस 4AC मतलब 4 डिवाइडेड बाय LC, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है, ये हो जाएगा 2A, तो कुछ है ही नहीं, कोफिशिएंट तो 1 है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको अगर मैं लिखूं तो ओमेगा 1 और ये 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, R बाय माइनस R बाय 2L, ठीक है, 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर जाएगा अंदर, रूट के अंदर जा रहा है ना, तो क्या बन जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस अंडर रूट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर, और अंदर जाएगा तो 4 से 4 कैंसल, तो प्लस 1 बाय LC, प्लस 1 बाय LC, ठीक है। इतना समझ में आया आपको बड़े आसानी से, तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको चीजें और भी आसान तरीके से दिखे, ठीक है, ये मैं यहाँ पे और छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। तो यहां से अब हमको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं बोल सकता हूं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। तो ओमेगा 1 ये कई बार सर्किट में डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाता, RLC के फॉर्म में गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाना आपको, और ये वाला पूरा ओमेगा 1 निकाल के लेके आना है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लोगे, आपको क्या लेना है, हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इस तरीके से साइन लेना है कि आपका ओमेगा 1 क्या आए, आपका पॉजिटिव आए, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आपको ये ओमेगा 1 हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी याद आ जाएगा जब क्वेश्चंस करवाएंगे, तो ये फॉर्मूले कैसे याद रखने सब बताऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे पावर फैक्टर अगर निकाले, हमने ये तो बता दिया था कि पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है। अगर मुझे कोई पावर फैक्टर की वैल्यू पूछे यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पावर फैक्टर यहाँ पे इस साइड में निकाल देते हैं ना, पावर फैक्टर नीचे निकाल देते हैं, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू R बाई जेड, और यहां पे R डिवाइडेड बाय Z कितना है, √2 टाइम्स ऑफ R, तो इसका मतलब है कि 0.707 लैगिंग, नॉट लैगिंग, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। कितना पावर फैक्टर होगा, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब आपका ओमेगा 1 भी आ चुका है। अब सिमिलरली हम क्या करें, सिमिलरली अब हम लोग लोअर हाफ पावर निकाल लिया है, तो अब हम लोग चलेंगे अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, फटाफट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे अब हमारा क्या आ जाएगा, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, मतलब अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, लैगिंग नेचर हो जाएगा, ठीक है। और लैगिंग नेचर के साथ साथ आपका क्या रहेगा, XL ग्रेटर देन XC रहेगा, XL ग्रेटर देन XC रहेगा। साथ में अगर मैं पावर फैक्टर निकालूं तो cos फाई इक्वल टू R बाई जेड, और Z √2 टाइम्स ऑफ R रखेंगे तो R डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ R से R कैंसल, तो 0.707 लैगिंग नेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो XL ग्रेटर देन XC, तो इसका मतलब है कि XL माइनस XC इक्वल टू रेजिस्टेंस R, ठीक है, एज इट इज ले लेना है हमें। चलो अब हम क्या करेंगे, XL को ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस साइड में ले आते हैं माइनस R इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से ओमेगा 2 का स्क्वायर LC माइनस 1 माइनस ओमेगा 2 RC इक्वल टू 0, तो यहां से आपको LC से डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर और माइनस ये वाली टर्म आगे ले लेता हूं मैं, तो ओमेगा 2 और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो R बाय L, ठीक है, R बाई एल ओमेगा 2 माइनस 1 बाय LC इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे ओमेगा 2 निकाले तो माइनस बी है ना, माइनस बी, तो इसका मतलब
माइनस पहले से है तो r बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4LC डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा ये 2 को इधर ले लेते हैं 2 और अंडर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर और ये हो जाएगा 4L स्क्वेयर, 4 से 4 कैंसल प्लस 1/LC। अब देखिए अंडर रूट वाली क्वांटिटी दोनों में क्या है, सेम है, सिंपली यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे माइनस r/2l है और यहाँ प्लस r/2l है, बाकी अंदर की क्वांटिटी एक जैसी है, तो याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या फिर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको नोट्स बड़े अच्छे से बने आपके। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो हमारा पूरा डेरिवेशन मैंने एक ही पेज पे कर दिया। देखो क्या किया मैंने, तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन ली, रेजोनेंस कंडीशन के बाद मैंने क्या किया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन ली, z इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, सारा करके लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास देखो बैंडविड्थ में मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास बैंडविड्थ में W2 और W1 ये दोनों चाहिए था, अब मेरे पास दोनों चीजें आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, बैंडविड्थ निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास दोनों ही चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ निकालेंगे हम लोग, है ना, बैंडविड्थ। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बैंडविड्थ निकालना। इसको थोड़े से डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। चलो, तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ WB इक्वल टू W2 माइनस W1। अब देखिए यहां पर क्या है, W2 ये पॉजिटिव है, यहाँ P प्लस और माइनस दोनों है। मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ऑलवेज दोनों का क्या करेंगे हम लोग, दोनों प्लस माइनस में से ये वाला जो साइन है पॉजिटिव रहेंगे, ये तो निगेटिव ही रहेगा आगे वाला। जो प्लस माइनस है उसमें ऑप्शन है हमारे पास, तो वहां हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब W2 को कितना है, W2 है आपका, देखो r/2l और प्लस समथिंग ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, माइनस फिर W1 कितना है, W1 है माइनस r/2l और प्लस समथिंग अंडर रूट वाली और ब्रैकेट है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो इसका मतलब है कि ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ये r/2l और माइनस माइनस प्लस r/2l और 2 है ना, प्लस हो जाएंगे, तो ये बैंडविड्थ क्या मिल जाएगा हमें, बैंडविड्थ इक्वल टू r/l इज द बैंडविड्थ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या हुआ, r/l। ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, यहां पे क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, ये हमारे नेटवर्क के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको कंट्रोल सिस्टम वगैरह में काफी काम आएगा, कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R, है ना। नॉर्मली हम लोग देखिए अभी यहाँ पे काम नहीं आएगा, कंट्रोल सिस्टम में काम आएगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका, L/R टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या ये r/l जो है ये टाइम कांस्टेंट जो 1/τ है उसका इनवर्स है, 1/τ, टाउ क्या होगा, L/R, तो R ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बैंडविड्थ और टाइम कांस्टेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये टर्म आपको यहां पे काम नहीं आएगी नेटवर्क थ्योरी में, कंट्रोल सिस्टम के लिए एडिशनल चीज है। अभी हमारा जो नेटवर्क थ्योरी है उसके हिसाब से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या करें, बैंडविड्थ में अगर मैं यहां पे ω0r डिवाइडेड बाय ω0l ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अंतर पड़ेगा, देखिएगा यहां पर क्वालिटी फैक्टर एक चीज पढ़ी थी हमने, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू, क्वालिटी फैक्टर अभी हम लोगों ने देखा था तो ये क्या था हमारा ω0l/r, है ना, ω0l/r, ये हमारा क्या था, क्वालिटी फैक्टर था। तो अब इसको ध्यान से, है ना, इसमें मैंने क्या किया, r/l में क्या किया, ω0 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहां पे ये वाला जो टर्म है इसको मैं क्या क्वालिटी फैक्टर बोल सकता हूं, ω0l/r। तो इसको उल्टा कर दें तो 1/q इक्वल टू कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय ω0l, है ना, वही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है, बैंडविड्थ इक्वल टू ω0
डिवाइडेड बाय क्यू, और यही हमें रिलेशन चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय क्यू। समझ में आया? क्यू क्या है? क्यू का जो यूनिट है नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती क्वालिटी फैक्टर का। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है आपका? जो आपका बैंडविड्थ का यूनिट है वही फ्रीक्वेंसी का मतलब रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे। तो यहां पर आपको बैंडविड्थ का रिलेशन पता चल गया है कि बैंडविड्थ, ओमेगा नॉट और क्वालिटी फैक्टर तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने यहां पे बता दिया है। समझ में आ गया? अब चलो और कुछ भी और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग आपके रिलेशंस है, वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी हम लोग अभी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, तो ये ग्राफ देखिए, यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वालिटी फैक्टर का मतलब। तो यहां पर मैंने 3 ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं ना। 3 ग्राफ में आपको एक ग्राफ सबसे पहला वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो हमारा ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का। तो यहां पे ये देखिएगा, इसके सॉरी ये पहला नहीं मानते, पहला इसको मान लेते हैं, हमारा सिंपल वाले को। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ ग्राफ प्लॉट है, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं। ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है इसको मैं पहला मान लेता हूँ। ठीक है, और पहले पे जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसके हिसाब से हमारा ये आएगा बैंडविड्थ, कितना आएगा? B1 इज दी बैंडविड्थ। ठीक है, B1 बैंडविड्थ है। फिर क्या हुआ? इसके बाद कर्व और शार्प हुआ कर्व। तो हमारा सेकेंड वाला जो है वो ये रहेगा, सेकेंड वाला जो हमारा B2 है, ये हम लोगों ने ये जो ग्रीन के ऊपर में येलो बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? येलो वाला जो है, येलो वाला। ठीक है, ये हमारा येलो वाला B2 है। नेक्स्ट टाइम मैं एक और कलर ले लेता हूं, हमारे पास कलर की कोई कमी है नहीं, तो एक और कलर ले लेते हैं, कुछ अच्छा रेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा रेड वाला जो जा रहा है ये कुछ इस तरीके से बहुत और शार्प हो गया है। तो आप देखो, और शार्प होने में जो बैंडविड्थ है वो आपकी और भी कम हो गई है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका शार्पनेस बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है आपका, कि आपकी जो क्वालिटी फैक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा, सिलेक्टिविटी है ना, ये सिलेक्टिविटी, इसका मतलब है कि शार्पनेस, जो रेजोनेंट कर्व है इसका जैसा जैसा शार्पनेस ज्यादा होते जाएगा वैसा वैसा आपका क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। जितना ज्यादा शार्प उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको बैंडविड्थ में देखेंगे तो क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा है तो उसका बैंडविड्थ कम है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो बैंडविड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके क्वालिटी फैक्टर से। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको कई बार थ्योरी में पूछी जा सकती है। तो बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं, W2 माइनस W1 ये आपका बैंडविड्थ है, और ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं 2πf2, ऐसा भी लिख सकता हूं 2πf1 हर्ट्ज में, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी 2πf0 डिवाइडेड बाई क्यू। अब 2π कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो f2 माइनस f1 इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाई क्यू। तो हर्ट्ज में भी आपका बैंडविड्थ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ हर्ट्ज में क्या होगा आपका? बैंडविड्थ होगा हर्ट्ज में f0 डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज इन द यूनिट ऑफ हर्ट्ज। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड और हर्ट्ज दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे ये कर्व से आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में और भी अच्छा जानने को मिलेगा, और बैंडविड्थ के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखा हमने। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब है कि जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्योमेट्रिकल मीन है W1 इंटू W2। आप चाहो तो करके देख लेना, W1 भी आपके पास अवेलेबल है, W2 भी अवेलेबल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट लगाना, तो आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब W1 और W2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिलेशन दिखने लगेगा, और इस W0 का स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर को हटाएंगे, अंडर रूट लगेगा, तो W1 इंटू W2। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल मीन है
कि आपकी लोअर और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का ज्योमेट्रिकल मीन क्या है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये सारे क्वेश्चंस आपके वन लाइनर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए। एक लास्ट चीज है कि जब भी आपका क्वालिटी फैक्टर 10 या 10 से ज्यादा होता है तो आप लोअर और अपर, ये लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। रेजोनेंट माइनस लोअर लिखना है तो मतलब कम है, तो W नॉट माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2, और अपर लिखना है तो W नॉट प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले काफी पॉपुलर है और ये अप्रॉक्स फॉर्मूले हैं, है ना। जब, और ये कब वैलिड है, जब आपका क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रहेगा तब। अदरवाइज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपको नॉर्मली जिस फॉर्मूले सिखाए उससे ही लाना है। अच्छा, मैं एक चीज करता हूं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और जुगाड़ लगाता हूं। बैंडविड्थ का क्या रिलेशन है देखिए थोड़ी देर के लिए, W1 इक्वल टू W नॉट माइनस बैंडविड्थ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय Q, है ना। बैंडविड्थ और 2 तो पहले से था, 2 तो पहले से था, ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या ऐसा बोल दूं कि ओमेगा नॉट को मैं क्या कर देता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस 1/2Q, ठीक है। और W2 सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो ओमेगा नॉट 1 प्लस 1/2Q, ठीक है ना मजेदार। तो यहां पे ये भी फॉर्मूले, बट ये फॉर्मूले कब लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब जब आपका क्वालिटी फैक्टर हायर रहे तब। तो ये भी कभी 1% चांस हो कि कभी पूछ ले आपसे, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा रिलेशन वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। हमने कहां से स्टार्ट किया था, रिलेशनशिप बिटवीन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड ओमेगा नॉट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन एंजॉय करोगे कि हाँ वाकई काम का था, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे करंट का एक्सिस लिया, यहाँ पे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2, जिसमें लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकाली और बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिखी। उसके बाद हमने समझा कि हाफ पावर और 3 dB का मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखा कि बैंडविड्थ की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो भी लिखवा दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमारा टारगेट था कि W1 और W2 को निकालना, और उसके लिए हम लोगों ने 2 कंडीशन यूज करी। कौन कौन सी, एक तो रेजोनेंस की कंडीशन, हाफ पावर की कंडीशन, इसको देखी, और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों निकाली, दोनों को यहाँ पे रखा, कुछ कैंसिल चीजें हुई और वहां से एक ब्यूटीफुल रिलेशन आया, बैंडविड्थ इक्वल टू R/L, ठीक है। तो बैंडविड्थ दोनों में ओमेगा ओमेगा का वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला आया। तो 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बैंडविड्थ के, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के हैं, बैंडविड्थ इक्वल टू R/L और बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय Q, ठीक है। और ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार, बहुत डायरेक्टली तो नहीं बट बहुत सालों पहले, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 RLC अगर गिवन है, RLC गिवन और एग्जैक्टली आपको क्वालिटी फैक्टर हायर भी नहीं गिवन है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपको यहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड थी। उसके बाद हमने देखा फटाफट सारे रिलेशंस देखे कि क्या है सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन क्या है। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल मीन का भी हमने रिलेशन देखा, और ये क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा हो तो ये रिलेशन भी आपको काम आएंगे, ठीक है। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। एट दिस नोट ये हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रिलेशन, बहुत कम रिलेशन, बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें हम लोग जीटा डैम्पिंग फैक्टर जो आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं उसके बेसिस पे एक रिलेशन और बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे। उसके बाद हमारा सीरीज रेजोनेंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, पैरेलल रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है सीरीज रेजोनेंस का, उसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।